नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। अब बिहारी इन अमेरिका के नए एपिसोड में। आज जो है, हम थोड़ी चर्चा करेंगे एक स्पेसिफिक मुद्दे पे, एक खास मुद्दे पे, जो आजकल मैं देख रहा हूँ कि बिहार में सारे न्यूज़ चैनल चाहे बिहार के हों, चाहे राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल हों और जब उनके एंकर्स आते हैं प्रशांत किशोर का इंटरव्यू लेने, जो जन स्वराज के संस्थापक हैं और ये पार्टी अब काफ़ी जोर पकड़ रही है। बिहार में इसको काफ़ी ट्रैक्शन मिल रहा है, तो उनका एक सवाल काफ़ी वो भी जोर पकड़ रहा है, वो है कि आप कहीं बिहार के केजरीवाल तो नहीं साबित होंगे। तो मैंने सोचा कि पहले बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सवाल जो है प्रशांत किशोर पिछले 2 ढाई सालों से घूम रहे हैं बिहार में। मेरे ख्याल से 2022 के मई में उन्होंने लोगों से वार्तालाप शुरू किया। जनरली बिहार के लोगों से कनेक्ट बनाना शुरू किया। जो बिहार के लोग बिहार में थे, बिहार से बाहर अन्य राज्यों में थे या विदेशों में थे। और 2 अक्टूबर को उन्होंने जो गांधी आश्रम से लॉन्च किया अपना कैंपेन पदयात्रा, तो उसकी तैयारी में जब ये थे, उस समय से लेके अब तो करीब 3 साल होने वाले हैं। इस दौरान मैंने ये प्रश्न कभी नहीं देखा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक सोची-समझी रणनीति है, जो आज बिहार में पावर में है या केंद्रीय सत्ता में है या अन्य लोग, जिनको लग रहा है कि ये एक ऐसा ग्रास रूट मूवमेंट है, जो ना केवल बिहार में सक्सेसफुल होगा, बट इससे अन्य राज्यों पर असर पड़ सकता है। तो उन लोगों ने अपने कुछ प्रायोजित या अ, ऐसे कहिए सपोर्टिंग चैनल्स में ये सवाल खूब ज़्यादा उछालने शुरू किए हैं कि प्रशांत किशोर भी केजरीवाल के रास्ते पे चल रहे हैं और ऐसे-ऐसे प्रश्न करते हैं जो लोगों के मन में शंकाएँ पैदा करती हैं। और लोगों के मन में शंकाएँ पैदा करना एक पॉलिटिकल आर्ट और पॉलिटिकल क्राफ्ट भी है, जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा जो कि सोशल मीडिया के टाइम में और भी ज़्यादा पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बिकॉज़ हम लोग सारे लोग फॉर्च्यूनेटली और अनफॉर्च्यूनेटली अपने फ़ोन पे, अपने आईपैड्स पे, अपने कंप्यूटर्स पे बहुत सारा समय बिताते हैं। तो ज़ाहिर है कि जानकारियों के लिए, समाज की, राष्ट्र की जानकारियों के लिए, देश-विदेश की खबरों के लिए हम इन पे निर्भर रहें। तो ये जब सवाल मैं सुनता हूँ, तो मुझे हँसी भी आती है और बहुत गुस्सा भी आता है। हँसी इसलिए आती है कि उन लोगों को और कोई प्रश्न नहीं मिल रहा है, और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, जिस पर वो जनसुराज या प्रशांत किशोर को घेर सकें, तो ये बेमानी सवाल कर रहे हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा समय लेके इस बात की व्याख्या करना चाहता हूँ कि ये कितना फालतू है अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर को कंपेयर करना। अगर अरविंद केजरीवाल की पृष्ठभूमि देखें, केंद्रीय राजस्व सेवा में एक अधिकारी रह चुके थे। उसके बाद उन्होंने एक 1999 में एक परिवर्तन नाम की संस्था चलाई और वो संस्था भी जो थी, वो दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों में जो लोगों को चाहे बिजली की मीटर की समस्या होती थी, जो आस-पास का जो डे टू डे पॉपुलिस्ट प्रॉब्लम्स जो था, उसके सॉल्यूशन के लिए उन्होंने आरटीआई का सहारा लिया। इसमें कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि उन्होंने जो किया और प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं, उसमें क्या अंतर था। तो उन्होंने ये परिवर्तन संस्था चलाई और अच्छा काम किया। उसके एवज़ में उनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला।
बट उसके बाद जो है उनकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई, खासकर अन्ना आंदोलन जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट जो था, जिस समय उन्होंने उस मौके का लाभ उठाकर अपने पार्टी का गठन किया और उनकी टैक्टिक्स जो है हमेशा पॉपुलिस्ट और एंटी एस्टैब्लिशमेंट रही। हमने कोई ऐसी खबर नहीं देखी या पढ़ी जिसमें लगा कि वो 3 साल, 4 साल, 2 साल, 5 साल घूम घूम के लोगों में ग्रास रूट लेवल पे चेतना जगा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, आप कैसे एक सफल नागरिक बने, एक प्रजातंत्र में, एक लोकतंत्र में अपने अधिकारों को जाने और जब आप अपने अधिकारों के प्रति जागृत होंगे तो आप उस हिसाब से वोट करेंगे। चाहे आपके पास शिक्षा की समस्या हो, चाहे गरीबी की समस्या हो, चाहे इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की समस्या हो, चाहे कोई भी समस्या हो जिससे लोगों का जुड़ाव हो, उस तरह के काम। बाद में अरविंद केजरीवाल सत्ता में जाने के बाद पथभ्रष्ट हो गए। जब अरविंद केजरीवाल का मूवमेंट चल रहा था तो ये बात तो जरूर है कि बहुत लोग उनके साथ आए, इसलिए उनके साथ आए, हमारे जैसे लोगों ने भी उनका खूब प्रचार किया, इसलिए किया कि हम हमेशा से एक ऑल्टरनेटिव तलाश कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों का भारत के एस्टैब्लिशमेंट से थोड़ा विश्वास उठ गया सा था। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल सत्ता में आए तो उन्होंने गुटबंदी की, जो उनके साथ के साथी, चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, बहुत सारे लोग जो उनके साथ उनकी सो कॉल्ड प्रिंसिपलिस्ट थिंकिंग और अप्रोच के लिए उनके पास आए थे, उन्होंने धीरे धीरे सारे आइडियलिस्ट लोगों को किनारा करना शुरू किया। उसके बाद तो उनकी शासन व्यवस्था वैसे ही थोड़ी तानाशाही हो गई, जैसे कि आप एस्टैब्लिश पार्टी में देखते हैं, और उसके बाद तो वो करप्शन में लिप्त हो गए और उससे लोगों में, बहुत बड़े वर्ग में डिसइल्यूजनमेंट हुआ। और इस दौरान मुझको भी सीखने का मौका मिला। एक चीज मैं शुरू से जानता रहा हूं कि अगर आप राजनीतिज्ञों से दिल लगाइएगा तो दिल की खाइएगा। इसलिए किसी भी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिज्ञ से ना आपकी अंधभक्ति होनी चाहिए, ना आपकी बंधुआ मजदूरी होनी चाहिए। आप हमेशा विजिलेंट रहें, उनके कार्यक्रमों को जाने, समझें, पढ़ें, और अगर नहीं टाइम निकाल सकते हो उतना तो चैट जीपीटी का सहारा लें। बाद में तो केजरीवाल ने कमाल ही कर दिया। जब दिल्ली के मॉडल का सहारा लेके वो पंजाब के इलेक्शन में उतरे और लोगों को तमाम तरह के प्रलोभन देके और जितने सारे हथकंडे हो सकते हैं उन्होंने अपनाए और लोगों को अपने साथ किया, और एक तरह से लोगों को बहका के कि हम पंजाब की सारी समस्याएं सुलझा देंगे, उन्होंने पंजाब में सत्ता पाई। और जब सत्ता पाई तो तमाम तरह के वैसे ही लोगों को उन्होंने शासन और प्रशासन में जगह दी जो लोग उनके मूल सिद्धांत या उनके तथाकथित मूल सिद्धांत एंटी करप्शन के से बिल्कुल परे थे। तो बाद में हमने लोगों से सुना कि उन्होंने सीट्स की खरीद फरोख्त की। बाद में जब उनकी मिनिस्ट्री बनी तो बहुत सारे काबिल लोगों को उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री में पोजीशन इसलिए नहीं दिया
क्योंकि वो ईमानदार थे और उनको घूस में 1 या 2 करोड़ रुपए नहीं दे सकते थे। तो ये सब मैंने सुना है, एलिगेशंस है, कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास, बट ये तो जग जाहिर है कि वो लिकर मामले में जेल गए और फिर उनकी पार्टी सत्ता से बाहर आई। प्रशांत किशोर सवेरे से शाम तक उनकी हजारों सभाओं को तो मैंने यूट्यूब पे देखा है। उनको मैं काफी क्लोजली फॉलो करता रहा हूं, क्योंकि बिहार में करंट पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट जो पिछले 30, 40, 45 सालों से रही है, 1985 से लेके कांग्रेस का जो शासन रहा है, उसके बाद लालू प्रसाद यादव का, नीतीश कुमार जी का, और कांग्रेस और बीजेपी का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बीजेपी का तो इनडायरेक्टली रहा है, कांग्रेस का पहले डायरेक्टली था, उसके बाद लालू के पीछे आके इनडायरेक्टली। इतनी बर्बादी बिहार में हुई है कि हम लोग एकदम ऊब चुके हैं, तंग आ चुके हैं। इसलिए हम जैसे शुरू में अरविंद केजरीवाल में एक ऑल्टरनेटिव तलाश कर रहे थे, वैसे ही ऑल्टरनेटिव हम बिहार में तलाश कर रहे थे। बिहार की राजनीति और वहां की स्थिति को तो हम लोगों ने मरा हुआ मान लिया था। दुख तो बहुत होता था दिल में, लेकिन ऐसे लगता था कि उस राज्य की सुनवाई करने वाला, उसको अपना समझने वाला, उसके दुख दर्द को जानने वाला, उसके लिए आंसू बहाने वाला कोई बचा नहीं है। तो जब प्रशांत किशोर ऑल्टरनेटिव में आए और उन्होंने जब पदयात्रा शुरू की, जो कि एक फंडामेंटल डिफरेंस है, आप जान लीजिए, अरविंद केजरीवाल ने कभी पदयात्राएं नहीं की। प्रशांत किशोर ने जब पदयात्रा की तो वो लगातार करते रहे, हजारों गांव में, 5,000, 8,000 गांव में तो वो पैदल चले, और जहां भी गए उनकी टीम उनसे पहले जाके वहां पे 10 दिन, 15 दिन रह के वहां के हर एक ब्लॉक स्तर पे, हर एक पंचायत लेवल पे, हर एक सब डिवीजन लेवल पे उन्होंने प्लान बनाया। उन्होंने समझा कि लोगों की क्या मूलभूत समस्याएं हैं, व्हाट आर द ग्रास रूट प्रॉब्लम्स, एंड ही स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम एमंग पीपल। नेचुरली जो आदमी लोगों के बीच में रहेगा, अपने शुद्ध अंतःकरण से रहेगा, तो उसको तो लोग स्वीकार करेंगे ही। तो इसमें कौन सी अतिशयोक्ति है, कि कौन सा नया चीज है कि जिसको लेके लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। सारे जो वो करप्ट लोग, सारे लोगों ने जो बिहार को एक मजदूर की इटर्नल फैक्ट्री मान लिया था, सारे लोग जो बिहार को अपने राजनीतिक झोले में एक बंधा हुआ मजदूर मानते थे, उनमें बेचैनी हो रही है। मैं कल ही देख रहा था, एक सूर्यगढ़ा में कोई इंडिया टीवी का लोकल पत्रकार प्रशांत किशोर की रैली से पहले या बाद वो लोगों से सवाल पूछ रहा था। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मुझे तो खैर बहुत ही अच्छा लगा कि वहां जो माताएं थी, बहनें थी, वो अति पिछड़ी जाति की, दलित जाति के, और मिला जुला के जो समझिए कि बीजेपी और जेडीयू और आरजेडी का ट्रेडिशनल वोट बैंक कहा जाता है, जो जातियां, चाहे वो यादव हो, कुर्मी हो, बिंद हो, नाई हो, कानू हो, धानुक हो, बनिया हो, सब ने एक स्वर से कहा कि बिहार बदलाव चाहता है। न लालू ने कुछ किया, न नीतीश ने कुछ किया, और इन्होंने जो भी किया उसके बावजूद हमारे बेटे, हमारे पति, हमारे रिश्तेदार कोई यहां नहीं रहते हैं। एक औरत जो वहां की लोकल भाषा में बोल रही थी, वो बिल्कुल अनपढ़ थी, लेकिन उनमें ये समझिए कि इतना पॉलिटिकल सेविनेस था, इतनी जागरूकता थी, कि जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि ई बार केकरा वोट देबो, तो बोली कि ई बार नीतीश के वोट नहीं देवे,
ई बार लालू के वोट नहीं देवे। तो काहे वोट नहीं देवो? काहे कि हमर बेटा हमर साय सब बाहर में खटे छे, कोई यहाँ देखे वाला नहीं छे। हमरा आई सब की कलके हन, वोट ले लेलके हन आ फिर हमर बेटा हमर साय बाहरे खट रहे हैं। एकरा काहे हम वोट देवे? दूसरी महिला कलप रही थी, रो रही थी और उन्होंने कहा कि जे बच्चा के शिक्षा रोजगार के बात करते, जे बच्चा सबके घर लावे के बात करते, ओकरे ने वोट देवे। यूजुअली आप देखिएगा कि मार्केट में जो दुकानदार वर्ग है वो ट्रेडिशनली बीजेपी सपोर्टर रहा है। तो वहां के भी एक दुकानदार ने कहा कि ना, हम लोग किसी के खरीदे हुए मजदूर थोड़े ही हैं, इस बार तो हम लोग बदलाव को ही वोट देंगे। तो बिहार में ये जो बदलाव की हवा चल रही है, जिसमें एक आदमी आता है और कहता है कि नहीं, हम इस चीज को अच्छा इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हमको आपका वोट चाहिए। हम बिहार में चाहे वो 10 साल लगे, चाहे 15 साल लगे, चाहे 20 साल लगे, बिहार की शिक्षा फिर उसी स्तर पर ले जाएंगे जहां पे किसी जमाने में हमारे यहां हुआ करती थी। जब वो आदमी कहता है कि बिहार में जितने लोग, बिहार के 50 लाख युवा जो बाहर में मजदूरी कर रहे हैं, जिसको बाहर के राज्यों ने अपना इटर्नल मजदूर समझ लिया है, पूर्णकालिक मजदूर समझ लिया है, उनको वापस लाएंगे, उनके लिए हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे, चाहे इसमें जो लगे। इमीडिएटली एक मिनिस्ट्री बनाएंगे जिसका काम ही फुल टाइम रहेगा कि माइग्रेशन को रोकें। तो ये बंदा जो है, ये बिहार का बेटा है, बिहार की धरती से जुड़ा हुआ है, बिहार में पैदा हुआ है, बोरा छाप स्कूल से पढ़ा हुआ, वहां से यही पटना साइंस कॉलेज से पढ़ने के बाद ये लड़का बाहर जाके सरस्वती का उपासक, इसने अपने राज्य का भी नाम रोशन किया। और ये अब वापस आके जब यहां पर यहां के जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट जो है, जो यहां लोगों ने अपनी जातियों का भी वोट लिया बट उनका भी काम नहीं किया, उसकी व्यवस्था को बुराया, जब उसको चैलेंज कर रहा है तो लोगों में खलबली मच रही है। अरे ये तो केजरीवाल है। अरे केजरीवाल है, कोई रावण तो नहीं है। केजरीवाल भी एक पॉलिटिशियन है, दूसरे भी पॉलिटिशियन है। अगर वो चोर है, चोरी करता है, तो आपने उसको हटाया। इनको भी आजमाइए, ये भी आपकी कसौटी पे खड़े नहीं होंगे तो इनको भी हटा दीजिएगा। अरे प्रशांत किशोर सवेरे से शाम तक तो लोगों को यही समझाता है कि हम पर एकदम विश्वास मत कीजिए, आप काम पे विश्वास कीजिए। और ये खुलेआम लोगों को उदाहरण देता है कि आप बिहार या भारत या अन्य देशों में देखें, वहां पे लोकतंत्र बहुत सफल है, जहां दो मजबूत पार्टियां हैं, ताकि एक दूसरे के डर से लोग काम करते हैं। नहीं तो अगर किसी को कहिएगा कि भाई आपको तो ये जिंदगी भर की जमींदारी मिल गई है, तब वो क्यों आपके लिए काम करेगा? कोई नहीं करता है। आप जब तक उस पे खूब जोरदार सवारी नहीं कीजिएगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। अपने यहां कहावत है कि घोड़ा भी दौड़ता है अपने घुड़सवार को देख के। अगर घुड़सवार मजबूत होगा तो घोड़ा दौड़ेगा, नहीं तो पटक देगा घुड़सवार को ही। तो वैसे ही हमारे यहाँ के नेता बिल्कुल बेलगाम हो चुके हैं। इन सबको देखिएगा बोलते हुए, तो एगो बिहार में वर्ड है ससीना, कोई तेज ही नहीं है चेहरा पर। तेजस्वी यादव को देखिएगा तो लगता है कि 30-35 साल में ही एकदम ही 50 साल 60 साल के बुढ़ा जैसा टोन निकाल के बैठे हुआ है। कहता है खुद को स्पोर्ट्समैन, देख के लगता नहीं है कि जिंदगी में कभी दौड़ा भी होगा। सम्राट चौधरी और एगो विजय सिन्हा है, उन लोगों को तो देख के लगता है कि मुंह से बोली निकलता है तो लगता है कि ये सब नेता है कि कौन ची है।
इन लोग नेता सबको देख के शर्म आता है। एक जमाने में नीतीश कुमार, चाहे जो भी कह लीजिए, नीतीश कुमार जो 90 के या अर्ली 2000 के नीतीश कुमार थे, जब वो बोलता था तो उसकी बात में वजन था। और जब तक उनमें दम था, खासकर 2010 तक, उन्होंने बिहार में दिया तो जलाया, चाहे वो छोटा सा टिमटिमाता दिया हो, उसने कुछ तो रोशनी की जिसने जंगल राज के अंधकार को थोड़ा उजाला में परिवर्तित किया। लेकिन एक कहावत भी है, वो लोग कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन को वो एट्रीब्यूट करते हैं, बट शायद किन्हीं और सज्जन का था, कि पागलपन का क्या डेफिनेशन है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी? डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड होपिंग फॉर ए डिफरेंट रिजल्ट। एक ही चीज को बार बार करना और सोचना कि उसका रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा, उसका परिणाम अलग होगा। आप लालू चाहे उसके खानदान में किसी को चुनिएगा तो क्या करेंगे? वो वही करेंगे जो उन्होंने पहले किया है। ऐसा नहीं है कि मैं आंख मूंद के तेजस्वी या बीजेपी या और भी पार्टी के जो लोग हैं बिहार के, उसकी मैं बुराई करता हूं, बट आप उनका कोई भी एगो प्रेस कॉन्फ्रेंस, एगो चुनावी चर्चा, एगो वीडियो देख लीजिए, उनके ना भाषणों में ना उनके प्रोग्राम्स में कोई डेप्थ ही नहीं है। यही सब नेतवा सब जाके आप सोच रहे हैं कि जब जीतेगा तो जाके ये राज चलाएगा। अरे दे विल बी डिपेंडेंट ऑन द सेम ब्यूरोक्रेसी, जिसमें काफी लोग चालाक लोग बैठे हुए हैं। दे मे बी सेल्फ सर्विंग, दे मे बी सेल्फ एग्रेंडाइजिंग, बट दे आर नॉट फूल्स। तो ये लोग जो हैं वहां पर जाके वैसे ही लोगों का पे डिपेंडेंट हो जाएंगे और वो लोग इनको पढ़ाएगा। जैसे कि एक बार हम एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे एजुकेशन के, उनसे बोले कि भाई सब जगह इंटरमीडिएट का पढ़ाई हो रहा है, खाली साइंस कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा है। तो कहे कि नहीं नहीं नहीं, बिहार में तो कहीं नहीं हो रहा है, सारे जगह केवल डिग्री की पढ़ाई हो रही है। अब देखिए, एक खैर वो तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मूर्ख था, बट वो जाके दूसरे दिन जो कैबिनेट मिनिस्टर था, जो कि महामूर्ख थे, उनको यही समझा दिया। तो एक जो कि बिल्कुल ही झूठ था, बिल्कुल ही असत्य था, उसका सच्चाई से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। तो वैसे लोगों पर आप क्या सोच रहे हैं कि अगर एक होशियार राजनीतिज्ञ, एक होशियार नेता जिसको दुनिया की समझ है, जो मेहनत करता है, अगर उसको नहीं चुनिएगा तो फिर समझिएगा कि सत्ता परिवर्तन करने से व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो लोग केजरीवाल से प्रशांत किशोर की तुलना कर रहे हैं या कोई और भी उसके बारे में नेगेटिव बात बता रहे हैं, आप समझ लीजिए वो बहुत ही डरे हुए हैं या डरते जा रहे हैं, इसलिए मुद्दे आयातित कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोकल लीडर से किसी से उसकी तुलना नहीं हो सकती है। कैसे इतना पढ़ा लिखा, इतना होशियार, चतुर स्ट्रैटेजिस्ट, जो खुद ही बहुत शातिर आदमी है, वो बेवकूफ नहीं है, उसको दुनिया की बहुत अकल है, ऐसे ही 8-10 को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया है। तो चूंकि उसकी तुलना अभी के लीडर से नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि चलो कैसे भी इसको डिस्क्रेडिट करें। ये होने वाला नहीं है। बिहार की जनता जो ग्राउंड लेवल पे है, वो इस बार बदलाव चाहती है और बदलाव को मौका देगी। बस एक ही चीज अब अगले 2-3 महीने में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें जनसुराज को, अपने चुनाव चिन्ह को लोगों के घर घर तक पहुंचाना होगा, उन गरीबों तक पहुंचाना होगा जिनको
आज तक तीर, लालटेन और कमल के अलावा कुछ पता नहीं है, क्योंकि हाथ का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है बिहार में। वो तो लोगों के पीछे पीछे घूमते रहते हैं, कभी इधर से भीख मिल गया 2-4 सीटों का, कभी उधर से मिल गया। अभी तो आपने देखा ही नहीं है, अभी तो केवल केजरीवाल से तुलना हो रही है। कुछ दिन के बाद देखिएगा कि अगर उनको लगेगा कि अरे ये चीज भी नहीं स्टिक कर रहा है, इसकी तरफ फेंक रहे हैं, तो प्रायोजित पत्रकारों से, किराए के राजनीतिज्ञों से और इन्फ्लुएंसर से ये भी कहलाएंगे कि अरे प्रशांत किशोर तो हिटलर है, मुसोलिनी है, स्टालिन है। आप देख लीजिए, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अरे देखो गांधी जी और अंबेडकर का फोटो लगाए हुए है। भाई गांधी जी और अंबेडकर का फोटो लगाना कब से इंडिया में क्राइम हो गया? अगर आप सही में प्रशांत किशोर को क्वेश्चन करना चाहते हैं, जन शिवराज को क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप उनके विजन पे सवाल उठाएं, उनके विजन को जांचें परखें और कहें कि ये चीज तो ठीक है सतही लेवल पे, लेकिन इसमें और भी डिटेल की जरूरत है। तो मुद्दों से ना भटकें, क्योंकि मुद्दों से भटकाने के लिए बहुत सारे किराए के टट्टू बिहार में लाए जाएंगे। काहे कि लोकल आदमी सबका तो तेज नहीं है कि जो कि ये एक ग्रास रूट लेवल की पार्टी, जिसमें करीब 1 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं बिहार की 13 या 14 करोड़ की जनता में से, तो ये मामूली बात नहीं है। और जान लीजिए, ये बिहार के लिए बहुत ही ऐतिहासिक घड़ी है कि हमारे पास बहुत दिनों के बाद एक धाकड़ नेता आया है, जो कि जब कोई महाराष्ट्र में 2 पैसे का ठाकरे जब बिहारियों को गाली देता है, तो ये खुलेआम उसको चैलेंज करता है। जब कोई तेलंगाना में कल का पैदा हुआ राजनीतिज्ञ कहता है कि बिहारियों की तो डीएनए जो है उसमें मजदूरी लिखा हुआ है, तो उसको कहता है कि अरे दो कौड़ी का आदमी और उसको प्रश्रय देने वाले राहुल गांधी, इनको हिम्मत कैसे हुई बिहार में वोट मांगने की? अगर हम खुद को बुलंद करना चाहते हैं तो हमको ऐसे बुलंद लीडर लाने होंगे। हाँ, ये जरूर है कि इसको भी सत्ता का चाबी देके सूत मत जाइएगा, हमेशा एवरी डे यू हैव टू बी विजिलेंट। लेकिन इस बार ये ऐतिहासिक मोमेंट है, इसमें अगर बिहार की जनता ने सही निर्णय लिया तो फिर से हम विकास के रास्ते पे चल पाएंगे। क्योंकि मैंने ये देखा है कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो ये ला रहे हैं वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कुछ काम किया हुआ है। हाँ, हम जरूर देखना चाहेंगे कि भविष्य में केवल ब्यूरोक्रेट्स को लाने की बजाय ये इंडस्ट्री और औद्योगिक क्षेत्र में जो लोग सफल हो चुके हैं, वैसे लोगों को भी अपनी कोर कमेटी में लाएं, उनको अपने विजन बनाने में शामिल करें। क्योंकि बिहार में ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी का कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है, और फिर वैसे ही ब्यूरोक्रेट को अपने पास लाइएगा जो चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे और जिनका चमचागिरी करने में सब लोगों का पीएचडी है, तो आपका भी वही हाल हो जाएगा। अगेन, मैं अपवादों की बात नहीं कर रहा हूं। हमको ऐसे नेता चाहिए जो कि अपने कोर ग्रुप में, अपने थिंक टैंक में वैसे लोगों को रखे जो बिहार और बाहर में उन्होंने औद्योगिकरण में अपना नाम कमाया है, जिन्होंने रोजगार पैदा किए हैं। ब्यूरोक्रेट्स का ये काम नहीं है। हाँ, उनका काम जरूर है कि जब अगर कोई सही सवार आएगा, सही शासक आएगा, तो ब्यूरोक्रेसी भी संभल जाएगी और वो अपना काम भी तेजी से करने लगेगी। लेकिन ये जरूर है कि आप उनसे रोज ये क्वेश्चन करें कि आप अपनी सोच का कैसे विस्तार कर रहे हैं, ताकि बिहार में भी आंध्र प्रदेश की तरह एक
सिलिकॉन सिटी बने, एक क्वांटम सिटी बने। कल जब कोई मोदी जी केंद्र में 4 या 5 सिटीज को चुने जो कि एक मॉडल सिटी हब्स की तरह डेवलप करने के लिए फॉर द फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द डेवलपमेंट इन द कंट्री, जब उसको सेलेक्ट करें तो इस बार पटना को नजरअंदाज ना करें, इस बार गया को नजरअंदाज ना करें। जैसे कि पिछले साल उन्होंने 5 या 6 सिटी के सिलेक्शन में किया, उसमें आंध्र प्रदेश से विशाखापत्तनम तो था, यूपी से बनारस तो था जो कि प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सूरत तो था उनके गृह राज्य गुजरात से, मुंबई तो था, लेकिन उसमें पटना नहीं था। वो जब मैंने देखा नीति आयोग की रिपोर्ट में तो मुझे बहुत बुरा लगा। इसलिए बुरा नहीं लगा कि प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं चुना, इसलिए बुरा लगा कि हमारे नेता इतने निष्क्रिय हैं। तो प्रशांत किशोर और केजरीवाल या किसी राजनीतिज्ञ की तुलना अभी के परिप्रेक्ष्य में नहीं हो सकती है। हां, जब 5 साल प्रशांत किशोर जब शासन में रहेंगे, जब उनका रिकॉर्ड बन जाएगा, तो उसके बाद आप इनकी तुलना बाकी लोगों से कीजिए। अभी तो इन्होंने 2 साल से बीज डाला है, एक नन्हा सा पौधा हुआ है जो कि बिल्कुल इनोसेंट है, एक बच्चे की तरह, और उसको ये सुदृढ़ कर रहे हैं ताकि न केवल बिहार की राजनीति में ये एक मजबूत विशालकाय वृक्ष बने जिसके सारे पत्ते, जिसकी सारी शाखाएं विकास और ग्लोरी से बनी हो, बट ऑल्सो इट बिकम्स ए क्लेरियन कॉल फॉर द नेशनल पॉलिटिक्स। आप जान जाइए कि अगर प्रशांत किशोर बिहार में जीतते हैं तो ये केवल बिहार में नहीं सत्ता पे काबिज होंगे, ये एक मॉडल होगा जो पूरे देश में जाने वाला है, और इनको चाहने वाले पूरे देश में कम से कम 8-10 राज्यों में तो उसके मुख्यमंत्री हैं ही। तो ये बहुत बड़ा संदेश जा सकता है जिसमें फिर से बिहार का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिसर्जेंस होगा। तो ये जनसुराज आज के दिन में बिहारियों की आकांक्षाओं, इच्छाओं और आशाओं का प्रतीक है। हम लोग एक बार इसको जरूर मौका दें और देखें कि क्या ये करते हैं 5 साल में, और अगर अच्छा करेंगे तो बिहार की जनता तो बहुत ही उदार है, अपने देश की जनता की तरह। आज तो इस बात पे काफी चर्चा हो गई क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं देख रहा हूं कि रोज कोई ना कोई पत्रकार प्रशांत किशोर से इस सवाल को लेकर उलझता रहता है। तो उन लोगों को लगना चाहिए कि ये केवल जनसुराज और प्रशांत किशोर अकेले नहीं है, बिहार के सारे लोग उनके चाल को समझ रहे हैं, वो कैसे लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। अब इस चर्चा के अंत में मैं विदा लेने से पहले आपको अपनी कुछ पसंदीदा पंक्तियां सुनाना चाहता हूं रश्मि रथी से। ये उस समय का संदेश है जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से निगोशिएशन में फेलियर के बाद वापस लौटते हैं, लेकिन उससे पहले कृष्ण की चेतावनी है दुर्योधन के लिए, तो उसी की 2-4 पंक्तियां हैं। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। तो बिहार के लिए भी मैं चाहूंगा कि सारे लोग जो बिहार में बदलाव चाहते हैं एक बार डट के बिखराववादी ताकतों के खिलाफ खड़े हों और बिहार को एक नई दिशा देने में अपना कंधा लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे।